चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का अध्याय 10। अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे टैक्स। टैक्स मतलब कर। और कर जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जितने भी टैक्स से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर होंगे। और ध्यान रखना होगा कि ये स्टैटिक जीके के तहत हम याद करेंगे। आपको करंट अफेयर जब टैक्स का पढ़ाएँगे तब उसका अलग हम बताएँगे, लेकिन अभी हमको जो टैक्स पढ़ा रहे हैं वो स्टैटिक जीके के रूप में ही पढ़ाएँगे। तो अगर इतना होता तो हम अपनी मातृभाषा को क्यों लेते? हम भी हिंदी में शुद्ध हिंदी बातें करते, अशुद्ध शब्द नहीं बोलते, थोड़े से मगही हिंदी मिक्स करके भाषा नहीं बोलते, है ना? तो ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगे, आपको याद हो, एक फन हो, आपको कॉमेडी लगे, कुछ अलग भाषा आपको सुनने को मिले। जिससे आपको याद करना आसानी हो। रिपीट करने का कारण है कि इससे ज़्यादा कंटेंट आता ही नहीं है, तो रिपीट कर लीजिए ना, सुन लीजिए ना। और आपको किताब, मैं जानता हूँ कि आप लोग किताब घर पे रखते हैं, तो रखिए। किताब रखते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं किताब रखे रहते हैं, पढ़ने से अच्छा सोचते हैं ऑडियो सुन लेते हैं, फिर किताब पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप मेरे लिए सर्वोच्च हैं और ईश्वर से कम नहीं हैं, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो आज हम इस योग्य नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि आप ही ईश्वर हैं, इसका प्रूफ़ मैं दे सकता हूँ। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आप ईश्वर नहीं होते, तो बताइए आज मैं इस जगह होता? नहीं होता। चलिए, तो शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में सर्वप्रथम कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन-सा कर जो है प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स है? एक प्रत्यक्ष कर होता है मतलब डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है मतलब अप्रत्यक्ष कर होता है। जिसमें प्रत्यक्ष कर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी लगाएँगे संपदा कर। संपदा कर हमारा जो है प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट लिया हुआ पैसा। तो हमारी संपदा से लेगा, हमारी संपत्ति से लेता है। जमा किया हुआ संपदा से होते हैं, जैसे आयकर। जैसे बता देते हैं यहाँ पे चलिए नीचे, तो प्रत्यक्ष कर वह कर है मतलब वह टैक्स है जो करदाता से सीधे वसूला या वसूल किया जाता है। देखिए हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर कुछ ही होता है जानते हैं? अरे प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स ना जाने ही, जानने ही, क्या जाने ही? इस तरह का भाषा हम लोग बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा प्रत्यक्ष कर नहीं समझते हो जी? समझते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है? सीधे एकदम टैक्स लीजिए। अब मान लीजिए हम किसी को पैसा दिए, "अरे भाई पैसा दो, हम इतना दिए थे हमको दो।" है ना? तो उसी तरह प्रत्यक्ष कर हुआ, डायरेक्ट पैसा उसी से मालिक से माँगो, कोई दूसरा के माध्यम नहीं लो, है ना? तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट दो, पैसा तू ही दे, तू ही लिया तो तू ही दे, करे। यह जिस व्यक्ति पर भारित होता है, तो भारित होता है मतलब जो व्यक्ति इसको लिया है उसी पे, उसी से डायरेक्ट माँगते हैं, यही तो बात बोला मैंने। कि भाई तू दे पैसा, तुम ही को दिए थे दे, है ना? इस तरह का लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसे ही इसका भुगतान करना होता है, तो इसी के भुगतान करेगा तो वही तो प्रत्यक्ष कर हुआ ना, क्लियर हो गया। याद हुआ कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं जैसे कि आयकर, संपदा कर, निगम कर, पूंजीगत कर, ये सब जो है डायरेक्ट कर है, डायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए आयकर विभाग का नाम से वो डायरेक्ट टैक्स आपसे माँगेगा। संपदा कर आपका संपदा से डायरेक्ट आपको माँगता है, जितना कमा रहे हैं उसका होता ही है, टैक्स कटता ही है। जॉब करते हैं उससे भी टैक्स कटता है। निगम कर जो निगम है वो डायरेक्ट टैक्स लेता है आपसे। पूंजीगत कर जो पूंजीगत पैसा-वैसा वाले जो गत हैं, पूंजीगत टैक्स होते हैं, वो भी तो ये सब डायरेक्ट में आएँगे। तो डायरेक्ट में कौन आएगा? आयकर, संपदा कर, निगम कर, पूंजीगत टैक्स ये सब आएँगे। क्लियर हो गया? चलिए। इससे ज़्यादा सवाल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके विपरीत अगर देखें तो अप्रत्यक्ष जो टैक्स है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जो है, का भुगतान जो होता है, प्रायः उसे करना होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उस व्यक्ति या करदाता से नहीं होता है। और सही बात है, मान लीजिए हमको टैक्स लेना है, ठीक है? हमको इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, तो हम बोलेंगे भाई हमसे पैसा दिए। हम बोलेंगे अरे तोर भईवा पैसा लिया है। इस तरह का सेंस बोलते हैं कि नहीं? कि तुम्हारा भाई पैसा लिया है, हमको उस पैसा को दिला दो। एक माध्यम बनाए कि नहीं? भाई को माध्यम बनाए, लेकिन उसके भाई से ही पैसा माँगना है। तो वो हम अप्रत्यक्ष रूप से माँग रहे हैं, भाई उसके माध्यम से माँग रहे हैं। तो वही हुआ, अब डायरेक्ट करदाता से नहीं माँगे, जिसको ऋण दिए हैं उससे नहीं माँगेंगे। हम एक व्यक्ति से एक जैसे भाई उसके बड़े भाई को दिए तो छोटे भाई को बोलेंगे, "ए भाई अपन बड़का भैया को बोल ना पैसा देने।" है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब इसी में पूछता है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो एक चुंगी कर होता है।
बिक्री कर होता है, बिक्री कर जो बेच-उच के जो किया जाता है बिक्री कर होता है। जीएसटी का नाम सुनेंगे, जीएसटी भी हमारा जो है क्या है अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। इसीलिए तो देखते हैं कोई भी मार्केट-वार्केट में सामान लेते हैं तो जीएसटी टैक्स कटता है। तो वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है जीएसटी। तो यही है, समझ गए? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है जीएसटी से। तो इसलिए ये दोनों को अगर नहीं पूछे तो भी दिक्कत नहीं है, जीएसटी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए, आगे चलेंगे। हाँ, मेरी लैंग्वेज जो मैंने चेंज किया है और थोड़ा-सा मगही और हिंदी और ये सब भाषा जो मैंने जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा क्योंकि आपको याद हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स है, तो थोड़ा-सा ऐसे भाषा अगर इस्तेमाल करेंगे तभी होगा। नहीं तो इंग्लिश करना पड़ेगा फिर। तो उससे अच्छा है कि हमको इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो निम्न में कौन-सा कर जो है केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन-सा सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो प्रत्यक्ष कर ही तो सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ही तो केंद्र सरकार को फ़ायदा देता है। सही बात है। आयकर हो गए, संपदा कर हो गए, निगम कर हो गए, पूंजीगत कर हो गए, ये सब तो क्या है? प्रत्यक्ष कर है ना? तो इसी के माध्यम से आएगा ना, तो यही तो केंद्र सरकार की आय है, जो कि सबसे बड़ी है। ठीक है। अब सुनिए, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। सवाल कैसे बनेंगे सुनिएगा। जैसे पूछेगा कि संघ सरकार जो है भाई, वो बताइए क्या करता है? तो इसका संघ सरकार का सबसे बड़ा क्या है? कौन-सा टैक्स है? तो प्रत्यक्ष कर है। सबसे बड़ा स्रोत अगर है केंद्र सरकार का तो हमारा प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष टैक्स है। ये हम जान गए। अप्रत्यक्ष कर क्या है? ये तो हम पढ़े थे ऊपर कि प्रत्यक्ष कर में जो है हमारा आता है आयकर, निगम कर, पूंजीगत, संपदा कर मतलब संपदा मतलब संपत्ति कर, ये सब आते हैं। ये हम जानते हैं। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें क्या होता है? करापात कराघात। ये 2 जो है एक ही बिंदु पर होता है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो दूसरे शब्द में इसके अंतर्गत अगर बात करें तो प्राथमिक भार जिसे कर दायित्व कहते हैं, कर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं और अंतिम कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो सही बात है। टैक्स अगर मैं पैसा उठा रहा हूँ, टैक्स उठा रहा हूँ, तो टैक्स का जो है मैं ही भरूँगा ना। तो ये तो दोनों काम हो गया मेरे पे ही होगा, सब भार हम पे। तो ये प्रत्यक्ष टैक्स में है। तो ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? जिसको दे रहे हैं उसी से लेंगे भाई। इसके अंतर्गत अगर देखें तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि शामिल किए जाते हैं। समझ गए? तो आय, निगम, संपत्ति कर आदि शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर में अगर बात करें तो प्रगतिशील क्या होता है? कराधान का उदाहरण है। तो अब कराधान का उदाहरण है, अब मान लीजिए प्रगतिशील प्रोग्रेस टैक्स मान के चलिए, टैक्सन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये इसी के अंतर्गत होगा ना। और सही बात है कि हमको अगर टैक्स करना ही होगा, लेना ही होगा तो हम लेंगे और भरेंगे हम ही। चलिए, याद हुआ कि नहीं? इस भाषा में समझ में आया? आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। निम्न में से कौन-सा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण मतलब डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। तो हम जानते हैं आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर कहिए। ठीक है? ये सब उपहार हो गया, पूंजीगत, निगम कर, ये सब आ जाएगा आपको इसी में। किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष है ना जी, अप्रत्यक्ष टैक्स है ना। नॉर्मल बात है, इनडायरेक्ट है टैक्स। क्यों? क्योंकि इसी में तो हम इनडायरेक्ट रूप से लेंगे। बिक्री कर आप पढ़े ना? बिक्री कर पढ़े, जीएसटी का नाम सुने होंगे, जिसे चुंगी कर भी कहते हैं, है ना? चुंगी कर जो कि बिक्री कर को समझिए। आप बिक्री कर स्पेशल कहिए। ठीक है? कि मतलब चुंगी कर जैसे नाम सुने होंगे, तो चुंगी कर मतलब क्या? एक दूसरे से चुगली करके लेने की। ये टैक्स का तरीका बता रहा हूँ याद करने के लिए कि चुंगी कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। बिक्री कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। और हमारा जीएसटी भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सब जो है ना टैक्स अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सब तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो किसी के माध्यम से लेते हैं ना हम लोग। या किसी को बेच कर या जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे और उस सामान को मैंने बेचा, फिर मैंने किसी और को बेचा, तो इस तरह से हम टैक्स लेते हैं। समझ गए? उसका टैक्स अलग होता है, उसका प्राइस होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसके डिटेल की बात करते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको याद हो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है कहीं। बिक्री कर की अगर बात करते हैं
किसकी बात करेंगे? बिक्री कर की बात करेंगे। तो बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बिक्री कर एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि कर भार अंतिम रूप से उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जाता है। मतलब सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर यही हुआ कि कितना भी कर लीजिए, जो मेन ऋण लेता है उसी पे भार गिरेगा। यही कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष कर का। मतलब देखिए माध्यम कोई भी बने, मान लीजिए हम किसी का मान लीजिए माध्यम बन गए कि भाई हम टैक्स आपको दिला दिए, हमसे बैंक वसूलेगी, तो हम किससे वसूलेंगे? जिसको मैंने ऋण लिया है। तो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट यही होता है कि बैंक से बैंक बात कर लो भाई, हम बीच में नहीं आएँगे। लेकिन अप्रत्यक्ष में के बीच में घुसा देता है ना? तो वही हुआ कि कितना भी रहे बीच का माध्यम, अंतिम से तुम्हीं से टैक्स बदलेंगे, समझ गए? तो यही हुआ, ठीक है? तो वो उसी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उपभोक्ता होते हैं उसी को टैक्स लिया जाता है। ये भी क्लियर हो गए। और चलिए, अब मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है, हम इसके बारे में चलिए जानते हैं, मतलब इनडायरेक्ट कर। वह कर होता है जिसमें करापात, करापात मतलब होता है, पात माने पाना, ऐसे याद रखिएगा। तो करापात मतलब होता है पाना, मतलब जो टैक्स पाते हैं, कर पाते हैं, ठीक है? टैक्स पाते हैं, इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट नहीं पाते हैं। कैसे? अब सुनिए, तो जिसमें करापात किसी व्यक्ति या फर्म पर पड़ता है, मतलब किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी मार्केट या किसी दुकान या किसी माध्यम या कोई फार्म के माध्यम से, कोई फर्म के माध्यम, फार्म भर के, ऐसे याद रखिएगा। परंतु वह उसे अंतिम व्यक्ति या उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर देता है। मतलब जो अंतिम रूप से जो लेने वाला व्यक्ति होता है, उसी पर जाके वो हस्तांतरित करेगा। लेकिन माध्यम कोई और होगा, या कुछ माध्यम बनाया जाएगा, या उसका डॉक्यूमेंट होगा, या कुछ और ऐसा माध्यम होगा जिससे वो आएगा, और किसी व्यक्ति के माध्यम से। मान लीजिए बैंक, तो बैंक काम नहीं करेगा, बैंक एक आदमी को भेजेगा, वो आदमी किसी और से जुड़ के जाके उस आदमी को टैक्स देगा। लेकिन लास्ट में भरना किसको है? अंतिम व्यक्ति को। भरने का काम तो वही उपभोक्ता को ही होगा जो ले रहा। तो अप्रत्यक्ष कर भी समझ गए। तो आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूछे, तो प्रत्यक्ष मतलब बैंक जाकर डायरेक्ट उस आदमी से ही टैक्स लेगा। प्रत्यक्ष कर में जैसे डायरेक्ट मांग लिए, अब किसी माध्यम से गए, लेकिन लास्ट में भरना तो भाई वही को है जो ऋण ले रहा है, टैक्स ले भर, जो ऋण लेता है वही टैक्स भरेगा, है ना? यही बात है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, तो निम्न में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? अब बताइए कि निम्न में से ऐसा कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है मनोरंजन कर। अब मनोरंजन कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। कितनी अच्छी बात है ना? चलिए अब देखिए, संपदा कर, निगम कर, आयकर जो है ये आप जानते हैं ना कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है ना? डीटी है, डीटी ऐसे बोलिए, डीटी, डायरेक्ट टैक्स। चलिए मनोरंजन कर अब है, तो अब चलिए जानते हैं कि है क्या ये। राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर, कृषि कर मतलब कृषि टैक्स, कृषि कहिए या आयकर टैक्स बोल सकते हैं, कृषि आयकर टैक्स भी बोल दीजिए, व्यवसाय कर बोल दीजिए, पथ कर बोल दीजिए, या बिक्री कर बोल दीजिए, या राज्य उत्पाद शुल्क बोल दीजिए, विज्ञापन कर बोल दीजिए, चुंगी कर, जो कि किसी के माध्यम से भी कहिए, वो सब आदि जो है आरोपित किए जाते हैं। मतलब ये सब राज्य सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? तो हम बताएँगे सबसे बढ़िया मनोरंजन टैक्स लगाए जाते हैं। कृषि में भाई लगाए जाते हैं, कृषि आयकर टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे व्यवसाय जो हम लोग करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। पथ मतलब मार्ग, मार्ग पे जो हम लोग जा रहे हैं उसका भी टैक्स लगता है, देखते होंगे गाड़ी-उड़ी रोक के टैक्स लिया जाता है। तो ये भी हमारा राज्य सरकार द्वारा होता है। बिक्री कर सबसे बड़ी बात सोच लीजिए, ये भी हमारा टैक्स है। और राज्य उत्पादन, राज्य में जो भी उत्पादन होता है उस पे भी तो टैक्स लगता है, तो ये भी तो हमारा राज्य सरकार द्वारा ही होता है। अब मान लीजिए विज्ञापन तो सेंट्रल में भी होता है, लेकिन विज्ञापन की अगर टैक्स की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा ही होगा ना। जहाँ-जहाँ जाइएगा, मान लीजिए कोई स्टेट में गए, तो विज्ञापन करिएगा तो वहाँ का टैक्स दीजिएगा ना राज्य सरकार को भाई, दीजिएगा। और चुंगी कर तो भाई है ही, के माध्यम से ही ना। मान लीजिए आपको अगर बात करें कि आगे चलिए, आगे डिटेल लेते हैं उसके बाद हम बता देते हैं कि राज्य उत्पादन शुल्क को छोड़कर लगभग सभी कर, राज्य उत्पादन शुल्क, इसमें जो राज्य उत्पादन शुल्क है ये मान के चलिए, ये जो हम पढ़े, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाता है। लेकिन आप सुन लीजिए, राज्य उत्पादन शुल्क को छोड़कर सभी कर जो टैक्स हैं 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित
कर दिए गए। मतलब राज्य उत्पादन जो शुल्क होगा, राज्य में जो उत्पादन शुल्क होगा, उसका जीएसटी छोड़ देना है, ठीक है? मतलब वस्तु एवं सेवा टैक्स जो है उसको 1 जुलाई 2017 से मतलब नहीं लेगा और सभी टैक्स को लेगा जीएसटी के माध्यम से। समझ गए? समझ गए होंगे। तो राज्य उत्पादन शुल्क को छोड़कर मतलब जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है और सभी मनोरंजन कर हो गया, कृषि हो गया, आयकर हो गया, व्यवसाय हो गया, पथ हो गया, आपका बिक्री कर, ये सब विज्ञापन कर हो गया, चुंगी कर हो गया, ये सब जो है जीएसटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है? 2017 से ये लागू होता है। चलिए तो ठीक है। और हाँ, बार-बार ये शब्द आ रहा है चुंगी टैक्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो बता नहीं रहे, बता देते हैं। सुन लीजिए, चुंगी का जो है ना नगर निगम के माध्यम से मतलब नगर निगम जो टैक्स होता है ना उसी में सम्मिलित कर दीजिए, जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि चुंगी का जो है ना वो मान लीजिए मतलब मान लीजिए किसी राज्य से आ रहा है। मान लीजिए झारखंड से बिहार में कोई सामान आ रहा है या बिहार से कोई यूपी में सामान जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सीमा लगेगा या जो भी लगेगा वो चुंगी कर में आ जाएगा। जैसे चाहे मान लीजिए हम एक चीज़ जान लीजिए कि मान लीजिए हम कोई सीमा में आए हैं, मतलब राज्य में ही जा रहे हैं, मान लीजिए हम गया से पटना जा रहे हैं, तो वहाँ पे बीच में जो लगेगा वो चुंगी टैक्स जो लेते हैं, है ना? तो यही हमारा चुंगी टैक्स हो गया। मतलब एक स्थानीय सीमा है, सीमा में जो सामान लाया जाता है और सामान जो प्रवेश किया जाता है उसी को नगर निगम के माध्यम से लिया जाता है, नगर निगम में ही सम्मिलित किया जाता है, ये मान लीजिए। समझ गए? और ये भी जीएसटी में ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कोई सामान आप ढो रहे हैं, उसका लेता है ना, वही चुंगी कर हो गया। बस, अब तो नहीं भूलिएगा चुंगी कर। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न क्या है कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो प्रतिगामी कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। मतलब अमीरों की तुलना में, अमीरों की अगर तुलना में अगर बात करें तो गरीबों पर अधिक भार होगा। ठीक है? अमीरों की अगर तुलना में बात करें तो गरीबों पर अधिक भार होगा, ये हम जानते हैं। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पे क्या है। तो सुनिए, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या है? प्रतिगामी कर प्रणाली टैक्स की बात करेंगे तो एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। क्या है? एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। इसमें करदाता की आय बढ़ने की सापेक्ष कर का भार क्रमशः घट जाता है। रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं इसके। क्या बोलते हैं? रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली को। तो टैक्स सिस्टम क्या है? एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता, दोषपूर्ण माना जाता है, गिल्टी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसमें जो करदाता होते हैं, जो टैक्स देने वाले होते हैं, दाताओं की आय बढ़ने लगता है और बढ़ने के सापेक्ष में क्या होता है कि सापेक्ष कर का भार जो है क्रमशः घट जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए एग्जांपल दे देते हैं। इसलिए क्या होता है कि अमीर की तुलना में गरीबों पर जो है कर का अधिक भार पड़ जाता है और गरीब बेचारा गरीब तो है ही, उस पर से और टैक्स बढ़ जाता है। तो बताइए इसके लिए तो ज़्यादा दिक्कत है ना। वही बताया जा रहा है कि दाता देने वाला का आय तो बढ़ने का और बढ़ने की अपेक्षा में कर का भार तो बढ़ गया और इसके कारण जो है घट जाता है। अगर मान लीजिए एक अमीर आदमी और जाकर लोन ले लिया तो उससे तो कम ले रहा है, ले तो खूब रहा है लेकिन भर नियम से नहीं रहा है। और एक गरीब आदमी ले रहा है, उसका जो है टैक्स और बढ़ते जा रहा है, मतलब ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज ऐसे लगाते जा रहा है। ये तो गलत है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही बताने का मतलब है। तो ये दोषपूर्ण माना जाता है। और जो प्रगति पे है उसको प्रगति पे अच्छा से दे रहा है और जो बेचारा प्रगति पे नहीं है उसको नहीं दे रहा है। तो यही बात है, समझाने के लिए मैंने बोला। कोई उतार चढ़ाव या गलत प्रभाव या गलत भाषाओं का इस्तेमाल ना करेंगे, गलत भाषाओं से नहीं समझेंगे। मैंने सिर्फ समझाने की तुलना की है। ठीक है? छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। तो छठा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराघात। देखिए, करापात और कराघात आपको बहुत बार आ रहा है, लेकिन आपको लगा होगा कि मैं नहीं बताया। नहीं, बता देता हूँ, अब सुन लीजिए। करापात का मतलब ही होता है भाई कि टैक्स इंसिडेंस सिस्टम, है ना? तो याद रखना है। तो करापात हुआ जिसे हम टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। कराघात क्या होता है? सुन लीजिए। कराघात होता है, इंग्लिश में आगे सुन लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स बोलते हैं, जिसपे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट होता है ना? अब मान लीजिए जो लिया उस भार तो बढ़ा ना, प्रभाव पड़ा ना, वही तो मैंने बोल रहा हूँ। चलिए, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि कर के जो प्रथम आघात को
कराघात कहते हैं। तो प्रथम जो व्यक्ति है जिससे हम लेते हैं उसी को कहते हैं कराघात। तो वही देने और लेने वाला एक ही हुआ ना, कहने का मतलब हमारा है। और ये सरकार द्वारा डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष कर में कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कराघात का मतलब होता है टैक्स इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है कराघात को। करापात समझ गए, कराघात। तो यही कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति पर होगा और एक ही व्यक्ति पर नहीं, ये दोनों प्रभाव पड़ेगा। इंसिडेंस भी उसी के साथ होगा और प्रभाव भी उसी पे पड़ेगा, इम्पैक्ट उसी पे पड़ेगा। अब इसके बारे में चलिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो करापात व कराघात। देखिए, करापात कहिए, कराघात कहिए, एक ही व्यक्ति पर होता है। मतलब इंसिडेंस किसके साथ होगा? जो ले रहा है उसी के साथ। और कराघात किसके साथ होगा? इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? उसी को ना, लेने वाला को ही ना घात होगा। हानि किसको होता है? उसी को ना होगा। ऐसे याद रखिएगा। तो एक ही व्यक्ति पर होगा। और प्रत्यक्ष कर की बात है तो डायरेक्ट होगा भाई। चलिए, और कर का भार जो है, मतलब बर्डन, भार, टैक्स ऑफ बर्डन कहिए या टैक्स बर्डन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स बर्डन के, टैक्स ऑफ बर्डन अच्छा शब्द नहीं है, टैक्स बर्डन कहिए। तो बर्डन किस पे होगा? भार किस पे पड़ेगा? इसी पे ना पड़ेगा जब ऐसा होगा तो किसी कर का भार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जो कि अब हम ये नहीं बोल सकते भाई बड़े भैया जरा तुम भर दो, ये नहीं। हाँ, उससे लेके तुम ही को भरना है, लेकिन भरना तुम ही को, ये समझाने के लिए। अप्रत्यक्ष में भाई तुम भर दिया, तोरे नाम से ले ले ही, तू दे दे, है ना, तू टैक्स पर भरती है हमेशा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि मान लीजिए एक टीवी लेना है, और टीवी लेना है तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है कोई कार्ड, तो कोई भाई मेरा है, उससे बोलेंगे भाई टीवी पे कटवा दे दे, दिला दे, तोरे हम पैसा हर महीना दे दो और तोरा से कट दो। तो ये प्रत्यक्ष कर में ऐसे समझाने के लिए। अप्रत्यक्ष कर क्या है? भाई छोड़ दे, हमारे कार्ड हो, हम डायरेक्ट हम अपने भरते रहो, हमारा कोई मतलब ना हो, हम डायरेक्ट पैसा दे दे के अपन भर देंगे, ये समझने के लिए। ठीक है, तो वही है। तो भार किसके, बर्डन किसका? मेरा ही कार्ड पे है। तो भाई चलिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष कर में आयकर हो गया, निगम कर हो गया जिसे आयकर बोलते हैं, निगम कर बोलिए, संपत्ति कर जिसे संपदा कर बोलते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है किसके? प्रत्यक्ष कर के। समझ गए? चलिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? 15 में पूछ रहा है। देखिए ऐसे ही 14 में पूछेगा, 13 में पूछेगा, उसी तरह 15 में पूछ रहा है। आगे आएंगे तो 16 में पूछेंगे, फिर 17 में पूछेंगे, 18 में पूछेंगे, ऐसे पूछते हैं। तो याद रखिए 15 में पूछ रहा है तो एनके सिंह बता दिए, ये तो हम जान गए। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है भाई। एनके सिंह की क्या हुई थी? नियुक्ति किया गया था। तो किस रूप में? 15वें वित्त आयोग के रूप में। इस आयोग, कौन सा आयोग? वित्त आयोग को वर्ष 2020 और 25 अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन क्या हुआ था 20 और 25 के बाद इसकी कार्य अवधि का थोड़ा विस्तार कर दिया गया था। विस्तार कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। अब बढ़ा दिया गया तो इसके द्वारा 2 रिपोर्ट, प्रथम वर्ष का आया 20 और 21 का आया, 21 के लिए, और द्वितीय रिपोर्ट आया 21 और 26 हेतु प्रस्तुत किया गया। तो याद रखना है 20-21 तक प्रथम वर्ष माना जाता है और द्वितीय वर्ष मानिए 20 मतलब 2021 से आप मान के चलिए 26 मान के चलिए, हेतु प्रस्तुत की गई है। तो ये बढ़ा था इसलिए करना था। अब 5वीं अगर बात करेंगे, यहाँ पे 5वीं में बोल रहा हूँ, 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ जो है, मतलब केंद्र व राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना। तो तार्किक रूप से विभाजन करना है, ठीक है, विवादित रूप से करना है, तार्किक रूप से करना है, समझदारी से कहिए, तर्क से करना है। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ व राज्य के मध्य ये काम होता है, विभाजन का काम होता है। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो वैट एक टैक्स है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में लागू किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में लागू किया गया। अब सुनिए, वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया। कब किया गया? 1954 में लागू किया गया। कब? 10 अप्रैल को। यह एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन? वैट। ये हम जान गए। आगे बात करते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर मतलब टैक्स के आकलन को मूल्य संवर्धन कर मतलब वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं।
वर्धित ऐसे टैक्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। प्रणाली कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वैट को कहते हैं। चलिए ये समझ गए, ठीक है। आगे सुनिए, आगे और बात करेंगे हम लोग कि जिसे भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। देखिए वैट जो आया था 10 अप्रैल 1954 को आया था। अब कहाँ आया था? फ्रांस में लागू हुआ था। अब भारत में कब आया था पूछेगा आपसे, तो आप बताइए 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। यही सवाल ज़्यादा पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा जितना ये पूछेगा, ठीक है। आगे और सवाल क्या पूछेगा हम बता देते हैं। आगे सवाल पूछेगा कि 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई जो 2017 देख रहे हैं लागू जो हुआ था, वो वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी ने वैट को प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, जैसे 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया भारत में, फिर 1 अप्रैल अगर यहाँ पे देख लिए, तो अब सुन लीजिए 1 जुलाई 2017 को बात करते हैं। तो 2017 को जो लागू हुआ, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी ने क्या किया कि वैट को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब उसे क्या कर दिया? लागू कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और उसे सम्मिलित करके उसे चालू कर दिया। समझ गए? चलिए 9वां प्रश्न क्या है सुनते हैं। कौन सा निकाय जो है यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो? बताइए कौन सा निकाय जो है यह निर्धारित करता है कि संघ के कर मतलब टैक्स में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो? तो वो है ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। चलिए ये बात हो गई, तो हम चलिए जानकारी लेते हैं। सुनिए, वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, ये मानते हैं। अनुच्छेद कौन सा? 280 के अंतर्गत, ठीक है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280, ये आर्टिकल मैं ला रहा हूँ स्पेशली वन लाइनर में। वित्त आयोग ही यह निर्धारित करता है कि केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन किस प्रकार हो, मतलब टैक्स का विभाजन कैसे हो सकता है केंद्र और राज्य के बीच, इसका निर्धारण करता है, वित्त आयोग ही करता है। इसका गठन अगर बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसका? वित्त आयोग का। ऐसे याद रखना होगा आपको। चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा आदि के चुनाव से संबंधित निकाय है ये। अब चुनाव आयोग जो हम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चुनाव आयोग की अगर बात करेंगे तो चुनाव आयोग जो है ये विधानसभा मतलब लोकसभा व विधानसभा आदि चुनाव से संबंधित है, एक निकाय है, बॉडी है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति संबंधी थिंक है, ठीक है। क्या है? थिंक है, थिंक टैंक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बोलना भूल गया था, इसे बोल दिया। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब जितना समझाना था उतना समझा दिया, पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? तो हम बताएंगे प्रतिगामी होती है। प्रतिगामी आप जानते हैं, है ना, टैक्स होती है, प्रतिगामी टैक्स माना जाता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष करों में कर का भार मतलब टैक्स बर्डन कहिए, उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहन करता, जो कर लेने वाला, वहन करने वाला जो होता है करता, और कर वाहक जो कर को वाहक करता है, कर वहन करता, ठीक है, टैक्स कर जो है, और टैक्स वाहक अलग अलग होते हैं, मतलब कर देने वाले कर के माध्यम से लेने वाले अलग अलग होते हैं। यही कहने का मतलब इसका होता है अप्रत्यक्ष कर का, मैंने बहुत अच्छे से बताया। इस कर के प्रावधानों का जो है अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, एकदम समान प्रभाव पड़ेगा, कोई या नहीं। लेकिन अमीर लोग के पास पैसे हैं तो जल्दी भर देंगे, गरीब लोग के पास नहीं है तो देर से भरेंगे, बढ़ जाते हैं, यही टैक्स बढ़ जाता है। इसलिए इसे प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। क्यों प्रतिगामी के रूप में जाना जाता है? मान लीजिए गरीब के पास समान क्यों रहेगा भाई टैक्स, अमीर के पास क्यों भी रहेगा समान? अमीर के पास थोड़ा ज़्यादा लीजिए, गरीब के पास कम लीजिए, तब ना। अब आप पढ़े थे कि प्रतिगामी क्या है? दोषपूर्ण टैक्स है, हम लोग अच्छा नहीं मानते इससे, समझ गए। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो विजय केलकर कमेटी या समिति बोल सकते हैं कि रिपोर्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी कर सुधार से ही संबंधित तो है विजय केलकर कमेटी, है ना। इसे समिति भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ष 2002 की बात हो रही है। वर्ष 2002 में विजय केलकर समिति ने कर सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने जो है मतलब विजय केलकर समिति ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रशासन, व्यक्तिगत आयकर
आयकर कहिए, व्यक्ति कर, आयकर, संपत्ति कर एवं निगम कर की प्रणाली एवं दर में सुधार हेतु अनेक अनुशंसाएं की थी। कौन? विजय केलकर समिति किया था। प्रत्यक्ष कर में कर सुधारों के लिए गठित अन्य समितियां निम्नलिखित है। और भी समिति है जो कि टैक्स से संबंधित है, जो कि नाम सुन लीजिए। हेलिस समिति, जो कि 1991 में आया था, ये समझ गए, 1991 में। विजय केलकर 2002 में है, याद रखिएगा। पार्थ सारथी सोम समिति, जो कि 2012 में। पुनः वर्ष 2015 में, पुनः वर्ष 2015 में। निजी सार्वजनिक भागीदारी पीपी, मतलब पीपी के विकास एवं भावी संभावनाओं को लेकर विजय केलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? कमेटी का गठन किया गया। क्लियर हो गया? बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 2015 में इसको फिर क्या किया गया था? ट्रिपल पी एवं विकास एवं भावी संभावनाओं को देखते हुए ये किया गया, और इसकी अध्यक्षता में विजय केलकर की अध्यक्षता में ही किया गया था, तो इसलिए विजय केलकर कमेटी बोला जाता है, समिति बोला जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता, मतलब केंद्र सरकार द्वारा नहीं लाया जाता है? कौन सा? तो व्यवसायिक कर जो है ये हमारा राज्य सरकार द्वारा आता है, ये हम पढ़े हैं ऊपर, है ना, पढ़े हैं। चलिए अब यहाँ पे जान लीजिए, व्यवसायिक कर जो है राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किया जाता है। मैंने बोला था राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब व्यवसायिक कर ये सब जीएसटी में आएगा, है ना। राज्य उत्पादक शुल्क जो है हमारा जो आता है वो हमारा जीएसटी में नहीं रखा गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्र द्वारा उत्पादन शुल्क हो सकता है लेकिन राज्य उत्पादन शुल्क जीएसटी में नहीं डालता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो ये सब जो है जीएसटी, सेवा कर हो गया, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ये सबसे प्राप्त किया जाता है केंद्र सरकार को, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है, उत्पादन शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? तो उत्पादन शुल्क वस्तुओं की अगर कर की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, तो किस स्तर पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है उत्पादन पर, कितना उत्पादन हुआ उसके हिसाब से लगाया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं, तो सुनिए। उत्पादन शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। ये राज्य सरकार द्वारा, अगर राज्य में होगा तो राज्य सरकार द्वारा होगा। यह एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, हम जानते हैं। यह कर जो है वस्तुओं के विनिर्माण पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विनिर्माण पर लगाया जाता है, कितना निर्माण हुआ उस हिसाब से। जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है, मतलब उत्पादन हो जाता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो जाता है, मतलब केंद्र उत्पादन शुल्क में सम्मिलित हो जाता है। बस इतना जान लीजिए। चलिए 14 प्रश्न क्या है, यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे प्रगतिशील टैक्स कहेंगे, प्रगतिशील कर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर कहेंगे। अब सुनिए, प्रगतिशील की बात हो रही है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में करदाता की आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। यह प्रणाली अमीरों की तुलना में गरीबों की आय पर कम भार डालता है। तो गरीबों की आय पर कम भार डालता है, सोचिए, कम बर्डन होता है, ये अच्छा है प्रगतिशील टैक्स। अब प्रतिगामी जो होगा ये अमीरों के लिए फायदा है, गरीबों के लिए बहुत कष्ट में है, इसलिए दोषपूर्ण नहीं मानता। लेकिन प्रगतिशील टैक्स हम लोग के लिए ठीक है, गरीबों के लिए ठीक है। यह कल्याणकारी आर्थिक नीति का उपकरण है, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में कौन सा समूह जो है केंद्रीय करों मतलब यूनियन टैक्स से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। समझ गए? ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन शुल्क कहिए, सीमा शुल्क कहिए और आयकर कह सकते हैं। अब सुनिए यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर निम्नवत हैं, ठीक है। निम्नवत है कौन कौन? सीमा शुल्क कहिए, उत्पादन शुल्क कहिए, सेवा कर कहिए, आयकर कहिए, केंद्रीय बिक्री कर कहिए, लाभांश वितरण कर कहिए, पूंजी लाभ कर बोलिए, भू संपत्ति शुल्क बोलिए, ब्याज कर बोलिए
प्रतिभूति स्थानांतरण कर बोलिए, मतलब टैक्स बोलिए, बैंकिंग नगद स्थानांतरण टैक्स बोलिए, ये सब जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तो याद कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है? उत्पादन तो शुल्क हम जान गए कि केंद्र सरकार द्वारा ही लगाएगा, केंद्र उत्पादन शुल्क। राज्य उत्पादन शुल्क राज्य लगाएगा, ये हम जान गए। सेवा कर का काम किसका है? तो केंद्र सरकार का है। आयकर का काम क्या है? केंद्र सरकार का है। अगर बात करें केंद्रीय बिक्री कर का, तो आय सरकार मतलब केंद्र सरकार का है। अब लाभांश वितरण कर की बात करें, लाभ जिससे होता है वो केंद्र सरकार ही लगाएगा। ठीक है, सीमा शुल्क का काम भी हमारा केंद्र सरकार का है, समझ गए? पूंजी लाभ कर का भी हमारा, भू संपत्ति शुल्क केंद्र सरकार, ब्याज कर ये भी लगाएगा, प्रतिभूत स्थानांतरण कर, बैंकिंग नगद जो होता है बैंकिंग, ये सब हमारा जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। 16वां प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण क्या है? संग्रहण राज्य सरकार द्वारा करता है, मतलब जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है, टैक्स जो है जमा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार जमा करता है, तो वो है क्या है? स्टाम्प शुल्क कहिए, स्टाम्प शुल्क भी कह सकते हैं, स्टाम्प शुल्क कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए, स्टाम्प शुल्क जो होता है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा उसका संग्रहण मतलब संग्रह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जमा किया जाता है, लिया जाता है। और स्टंप शुल्क जो है आयकर के समान होता है। स्टंप शुल्क क्या है? आयकर के समान होता है, ठीक है। इसे भी निश्चित समय पर आयकर की भांति भुगतान करना होता है, एकदम निश्चित समय पर करना ही है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? कौन दिया था? तो ये दिए थे कॉलडोर। कॉलडोर जो हैं वो व्यय पर कर लगाने का जो है सुझाव दिए थे। तो निकोलस कॉलडोर नाम है, ठीक है। निकोलस कॉलडोर ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था, ये सही था। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य है लोगों का जो बचत होता है या लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था। मतलब अगर व्यय पर लगेगा टैक्स तो बचाने का भी ये होगा ना, ये, ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। चलिए अब फिर वैट की बात करते हैं, वैट की थोड़ा जानकारी लेंगे। 18वां प्रश्न है, वैट से उपभोक्ता को किस प्रकार लाभ होता है? वैट से कैसे होगा बताइए? तो वैट से जो होता है, ये ऑप्शन नंबर ए है, एक ही कर पर लगने वाले अन्य करों को समाप्त कर देता है जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है। तो इससे लाभ हुआ कि नहीं? कमी हो जाएगी तो लाभ होगा। अब इसकी जानकारी लीजिए, तो सुनिए, देखिए अप्रत्यक्ष टैक्स है, हम जानेंगे। इसमें केवल वस्तुओं के उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, समझ गए? वैट में क्या है, एक चीज है कि यह प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इसमें जो है मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, और इससे यह एक ही कर पर लगने वाला या लगने वाले कर को समाप्त कर देता है तथा वस्तु की कीमत पहले की तुलना में कम रहती है। वस्तु की कीमत पहले की तुलना में कम हो जाती है, इसलिए फायदा रहता है इसलिए, ठीक है। अगर 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो 19वां प्रश्न सुनिए, निम्न में से किस कर की प्राप्ति राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती है? मतलब ऐसा कौन सा टैक्स है जो कि राज्यों के बीच नहीं बांटा जाता है? तो वो है आयकर पर अधिभार, मतलब बर्डन, ये नहीं बांटा जाता है। चलिए तो ये भी जान लीजिए। तो आयकर पर लगने या लगाए जाने वाले अधिभारों में राज्य को कोई हिस्सा नहीं मिलता है, मतलब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अधिभार वस्तुतः, अधिभार का मतलब है कि मूल्य कर पर जो है आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स होता है जो कि राज्य सरकार पे जो है हिस्सा में नहीं मिलता है, केंद्र सरकार ही रख लेगा। जो एक्स्ट्रा मिलता है उसी को बोलते हैं। 20वां प्रश्न है, निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो निगम कर का नाम सुनते ही आपको आया होगा, कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है। मतलब कंपनी जो होते हैं आसपास राज्य में हो गए या अगल बगल हो गए तो उसमें लगाया जाता है। अब बताइए निगम कर हम इतना बार पढ़े, बताइए प्रत्यक्ष कर है क्या अप्रत्यक्ष कर है? बताएंगे, बताइएगा, इतना तो पढ़े हैं। निगम कर की अगर बात करें मतलब कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेटर टैक्स भी कह सकते हैं क्योंकि कंपनी है ना, कॉर्पोरेटर कंपनी होते हैं उस पर लगाया जाता है निगम कर। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है जिससे कंपनियों की निवल आय मतलब नेट इनकम जो होता है पर लगाया जाता है, इसके जो इनकम होते हैं उस पर लगाए जाते हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे संग्रहित जमा कहिए या उस पर
टैक्स जो लगाया जाता है, आरोपित मतलब लगाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब वर्तमान समय में यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है निगम टैक्स। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो आप बताइए प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष है? इतना तो आप जरूर बताइए, इतना बार पढ़े हैं आप। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है? शराब। शराब मतलब एल्कोहल। नारकोटिक्स जो अफीम कहिए, तंबाकू कहिए, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल है? इस पे भी टैक्स लगते हैं, लगाए जाते हैं। तो बताइए, तो ये केंद्र सरकार उत्पादक शुल्क पर है, उत्पादक शुल्क पर है। तो अब चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो एल्कोहल की बात करेंगे, नारकोटिक्स दवाइयों की बात करेंगे जो नशीली दवा है, और अफीम पर शुल्क जो लगते हैं, पैसे जो लगते हैं, टैक्स जो लगते हैं, केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, वो भी उत्पादन शुल्क के अंतर्गत होगा। मतलब यहाँ पे कर कह दीजिए। उत्पादन शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, जिससे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के सकल मूल्य पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? सकल मूल्य पर लगाया जाता है। 22वां प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न है कि कर बढ़ोतरी। कर बढ़ोतरी का मतलब होता है बायोन्सी। बायोन्सी मतलब होता है टैक्स बायोन्सी बोलते हैं इसे। प्लवकता, ठीक है, उत्प्लवकता कहा जाता है जिसे उछाल कहिए। उत्त माने उछलना, ऐसे सेंस में याद रखिएगा। और कर बढ़ोतरी, ठीक है, उसी को कहा जाता है टैक्स बायोन्सी। से तात्पर्य है, क्या मतलब है यही आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएंगे डी। कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के मध्य अनुपात करना। मतलब राज्य कर जो राजस्व है, टैक्स जो राजस्व है उसकी बढ़ोतरी, और कर क्षेत्र जो टैक्स क्षेत्र है, फील्ड है, उसका प्रतिशत बढ़ोतरी, उसी के मध्य, दोनों के मध्य रेशियो की बात हो रही है, मतलब अनुपात की बात हो रही है। अब बात करेंगे कि कर बढ़ोतरी से तात्पर्य है कि कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात से है, रेशियो से है, तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें सोचना नहीं है। यह कर जो है दरों में परिवर्तन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण कर राशि में वृद्धि से संबंधित है। मतलब जो टैक्स राशि होता है उससे है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण, न कि परिवर्तन के कारण, टैक्स दर के परिवर्तन के, मतलब रेट के कारण, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि राजा चेलैया बोला जाता है समिति किससे, मतलब किससे संबंधित है या किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 कर सुधार से। ये भी है, जैसे विजय केलकर था उसी तरह राजा चेलैया समिति भी हमारा कर सुधार से है। अगर बात करें कि भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु याद रखिए राजा जे चेलैया समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1991, 1992, 1993 में प्रस्तुत की। मतलब 3 बार प्रस्तुत किया, 1991, 1992 और 1993 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए थे, मतलब प्रस्ताव दिए थे, ये जरूर ध्यान रखना है। कौन? राजा चेलैया समिति बोलिएगा। कर सुधार संबंधी एक अन्य समिति का गठन वर्ष 2002 में हुआ था, जो विजय केलकर समिति के नाम से जाना जाता है, विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई थी। 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है, जो कि हम पार्थ समिति के नाम से जानते हैं, पढ़े हैं। तो इनका बताइए किससे संबंधित है, तो ये भी हमारे गार से संबंधित है। ठीक है, गार से संबंधित है। गार क्या है चलिए हम जानते हैं आगे, है ना। चलिए ये भी टैक्स के रूप में ही आता है। पार्थ सारथी सोम समिति का गठन जो है वर्ष 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। क्या हुआ था? पार्थ सारथी सोम समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि कर चोरी एवं काले धन की रोकथाम के लिए जनरल एंटी, याद रखिएगा, अवॉइडेंस रूल या गार जिसे कहा जाता है, संबंधी सुझाव को प्रस्तुत करना था। ये 2012 में आया था। और इसका कारण था, इसका उद्देश्य यही था कि जो कर टैक्स चोरी करते थे, टैक्स चोर जो थे, काले धन को जो करते थे, उसको रोकना था। और वो उसी को कहा गया था गार। और गार कहा गया था, और गार जो प्रस्तुत किया गया था उसी को एक और नाम से जानते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जानते हैं, बस इतना जान लीजिए, जो कि 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, क्या है? तो जीएसटी हमारा अगर बात करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। तो हमारा ऐसे छोड़िए नहीं, इतना छोड़िए, हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर है।
ठीक है। जीएसटी क्या है भाई? अप्रत्यक्ष कर है। अब चलिए अप्रत्यक्ष है तो इसका संविधान संशोधन भी हुआ था हमारे भारत में। कब हुआ था, कैसे हुआ था, चलिए हम जानते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर को ही जीएसटी बोला जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। कौन आया था? जीएसटी आया था, जिसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 101वें संविधान संशोधन। ठीक है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्धन पर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई 2017 से जो है वैट का स्थान लिया। क्या लिया? वैट का स्थान लिया। यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे होगा जीएसटी का। अब जीएसटी परिषद के अध्यक्षता की अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, ये भी हम जानते हैं। और चलिए जानते हैं, इस परिषद में मतलब जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की बात हो रही है, तो इस परिषद का प्रमुख कार्य जो है वस्तु एवं सेवा कर का क्या होता है? क्रियान्वयन मतलब जो भी क्रिया होते हैं उसका होता है, नियंत्रण करना होता है, समय समय पर उसमें सुधार करना होता है। ठीक है, वस्तु और सेवा पर टैक्स पे यह संवैधानिक निकाय कहिए, संस्था कहिए, ठीक है, जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। याद रखिए राष्ट्रपति करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। 27वां प्रश्न की अगर बात करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। वस्तु एवं सेवा कर की बात करें मतलब जीएसटी में शामिल है। तो जीएसटी में शामिल जो है क्या होता है? तो ये हम जानते हैं केंद्र व राज्य दोनों का अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स सम्मिलित होता है। तो जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स है तो किसके पे लागू होगा? तो ये केंद्र और राज्य दोनों पे होगा, स्टेट और मतलब सेंटर दोनों पे होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे होगा। तो वस्तु एवं सेवा कर की बात करें जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, ये जीएसटी में क्या होता है? केंद्र व राज्य सरकार मतलब गवर्नमेंट के अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है जीएसटी को। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष करों में जो है उत्पादन शुल्क आता है, सेवा कर आएगा, सीमा शुल्क आएगा, प्रतिभूति विनिमय कर आएगा आदि शामिल होते हैं, जो जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त हो गया है। क्या है? समाप्त हो गया है। तो ये सब जीएसटी लागू जब हुआ ना, तो ये सब जो आप जो है उत्पादन शुल्क है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है, प्रतिभूति विनिमय कर है, ये सब जो है समाप्त करके एक ही तो जीएसटी में सबको सम्मिलित कर देगा। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय जो कि पीने वाला जो है, बिजली और अचल संपत्ति जो एक्स्ट्रा संपत्ति हमारा जो है पर्सनल संपत्ति को बाहर रखा गया है। जो हमारा पर्सनल संपत्ति है उसे बाहर रखा गया, बस खत्म। ठीक है, पेट्रोल को भी, मादक जितने भी पेय हैं उसको भी और बिजली को भी। 28वां प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, से निम्न में से कौन कौन से कर आच्छादित हो गए हैं? कौन कौन से कर जो है आच्छादित हो गए हैं? उपरोक्त में से सभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो हैं वो सम्मिलित हो गए हैं, सेवा कर भी और राज्य के सभी अप्रत्यक्ष कर ये भी आपका जीएसटी में सम्मिलित कहिए, आच्छादित हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी के अंतर्गत सेवा कर सहित सभी अप्रत्यक्ष जितने भी अप्रत्यक्ष टैक्स शामिल हो गए हैं, प्रत्यक्ष टैक्स को कम रखेगा। साथ ही अब राज्यों के केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाला जो उपकर है मतलब टैक्स जो है एवं अधिभार जो है में भी हिस्सेदारी वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रदान की जाएगी। अब वित्त आयोग के अनुशंसा पे ही होगा, समझ गए? ये भी बात जान लीजिए। तो ये भी हमारे जीएसटी में समझिए सम्मिलित हो गया है। 29वां प्रश्न है किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? तो वो रखा गया है घी को जीएसटी के दायरे के अंतर्गत रखा गया है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना था तो पेट्रोलियम था नहीं, विद्युत था नहीं मतलब बिजली था नहीं, शराब, मादक ये सब चीज को नहीं था, लेकिन घी आपका जीएसटी में आएगा। तो देखिए संवैधानिक रूप से शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, वही क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिटी, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विद्युत के संबंध में जीएसटी लगाने का जो है निर्णय भविष्य में जीएसटी परिषद करेगी। भविष्य में अगर लगाना होगा तो लगाएगी, अन्यथा अभी नहीं लगाएगा। ठीक है, याद रखिएगा घी पर लगाएगा, घी सब जो है अपना है। ठीक ठाक। 30वां प्रश्न की बात करें तो अप्रत्यक्ष करों को
प्रतिगामी कर, जिसे दोषपूर्ण बोलते हैं, दोषपूर्ण टैक्स भी बोला जाता है इसे, व्यवस्था क्यों कहा जाता है? बताइएगा। तो ये अमीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, गरीबों के लिए ज़्यादा दिक्कत है इसलिए। ठीक है, तो बी है। ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। समान दरों पर मतलब अमीर पे भी वही टैक्स लगेगा जो गरीब पे लगेगा। तो है ना अंतर, अमीर के लिए तो फायदे ना हो जाएगा, क्या दिक्कत है? गरीब पे तो बढ़ गया ना भाई, गरीब के पास ऐसा ही नहीं है और ऊपर से बढ़ जाएगा। तो ये तो है दोषपूर्ण। अब हम पढ़े हैं ऊपर। तो अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूह पर समान दर से लगाया जाता है या लगाए जाते हैं। समझ गए? तो सभी आय समूह पर समान दर से लगाए जाते हैं। फलस्वरूप कम आय वाले समूह पर उच्च आय वाले समूह की तुलना में अधिक अनुपातिक भार डालते हैं। क्या है? अनुपातिक भार डाला जाता है, मतलब रेशियो रूप से बर्डन डाला जाता है। समझ गए? इसमें ज़्यादा नहीं था इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है कि लॉफर बकर, लॉफर बोलते हैं, ऐसे लाफर बकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लफर जो बकर है, कर वो बोलिए किससे मतलब किससे संबंधित है या किससे संबंध है? तो हम बताएंगे कर से, टैक्स से। अब कर से है, टैक्स से है, तो पढ़ना तो बनता है। तो सुनिए, देखिए आगे तो इतना जानिएगा, अमेरिकी अर्थशास्त्री जो थे आर्थर लाफर थे, ये जान लीजिए। और लाफर जी जो थे, लाफर टैक्स के रूप में जाना जाता है। लाफर मतलब एक लाए थे, नियम लाए थे, याद रखिएगा। इनने कर से संबंधित ये बात कहे थे, क्या कहे थे कि ये राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य का संबंध को प्रतिपादित किया है, मतलब दोनों का संबंध को बताया है। उनके अनुसार अगर देखा जाए, मतलब लाफर के अनुसार देखा जाए, तो करों की दर का जो है एक क्या होता है, इष्टतम स्तर होता है, एक लेवल होता है। और ठीक है, ऑप्टिम कहिए, ऑप्टिम लेवल होता है, जिससे ऊपर की ओर या ऊपर की ओर जाइए या ऊपर की कर, यहाँ पे और सुनिए, जिससे ऊपर की कई कर में वृद्धि के साथ कर राजस्व में कमी आती है। कर राजस्व में जो है, राजस्व का जो कमी आएगी पैसे की, तथा उसके नीचे के करों की दर में कमी करके राजस्व में कमी की जाती है। मतलब नीचे वाला में तो और नीचे कम करके की जाती है। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित करों में से कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मेलों पर लगाया जाता है। स्थानीय मेलों पर लगाया जाता है, स्थानीय मेलों पर कर जो है टैक्स लगाया जाता है। तो स्थानीय मेलों पर कर जो है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो पूछेगा ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? तो बताइएगा स्थानीय मेलों, स्थानीय जो होते हैं मेला होता है उस पर लगाए जाते हैं। 33वां प्रश्न है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं सीमा कर के नाम से, शुल्क के नाम से जानते हैं। आयात और निर्यात कहाँ होगा? सीमा से होगा ना जी, तो उसी से न लगाएंगे हैं, बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। सीमा शुल्क एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हम अच्छे से जानेंगे। तो आपसे पूछेगा सीमा शुल्क क्या है? तो अप्रत्यक्ष टैक्स है, बहुत बार पूछता है ना, आप तो क्लियर हो जाएगा। जो देश से निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की जाने वाली कुछ वस्तुओं तथा विदेश से आयात मतलब इंपोर्ट की जाने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। एकदम सीमा शुल्क लगता है, सीमा टैक्स लगता है। इसी आधार पर सीमा शुल्क को दो भागों में बांटा जाता है, एक निर्यात शुल्क में, एक आयात शुल्क में। मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक आयात ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में बांट दिया जाता है। तो कितने में? दो में। कौन? आयात और निर्यात में, या निर्यात या आयात में। सीमा शुल्क से जुड़े सभी विषय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, मतलब जो है जिसे हम शॉर्ट में CBIC बोलते हैं, मतलब सेंट्रल बोर्ड कहिए और आप सीमा बोर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में रखा जाता है, आप जानते हैं। जुड़े विषय से बात करते हैं। इसके अंतर्गत आता है, ये आप जान गए किसके अंतर्गत? CBIC के अंतर्गत आएगा, ये आप जान लीजिए। और यह बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करेगा, काम करेगा? तो बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करेगा, ये हम जान गए। 34वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 34वां प्रश्न है कि भारत सरकार के किस वर्ष में बजट में न्यूनतम वैकल्पिक करों का जो है समावेश किया गया था? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1996 से 97। देखिए, ऐसी कंपनियां जिनका निव्वल लाभ मतलब नेट प्रॉफिट कहिए तो धनात्मक हो, परंतु सरकार द्वारा दी जाने वाली जो रियासतों का अगर लाभ हो या लाभ उठाने के लिए अपना निव्वल लाभ शून्य दर्शाए,
जो नेट प्रॉफिट जो है शून्य दर्शाता है, जिससे निगम कर न देने पड़े उन्हें शून्य कर कंपनी कहते हैं, जीरो टैक्स कंपनीज कहते हैं। जो कि टैक्स बचा लिया उसी को कहिए, समझ गए, कहते हैं। इन शून्य या नग्न कहिए लाभ प्रदर्शित करने वाली कंपनी के किताबी जो लाभ हैं बुक प्रॉफिट पर एक निर्धारित दर पर कर लगाया जाता है, एक फिक्स कर दिया जाता है, उसके हिसाब से इसे टैक्स देना तो टैक्स सही है, लेकिन जीरो कंपनी के रूप में आ जाएगा, जिसे न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है, मिनिमम जिसे हम मैट कहते हैं, ऐसे कहिए कहते हैं। इसे वर्ष 1996 से 97 मतलब 97 के बजट में लागू किया गया था, मतलब उस समय ही ये किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जो टैक्स लगा था कि कब लगा था, तो 96 से 97 बताइएगा। और सुनिए, लागू किया गया था जो भारतीय तथा विदेशी सभी कंपनियों पर लागू किया गया था, मतलब 96 वाला जो आप जानते हैं 97 का, ये दोनों पे लगा था, विदेश की कंपनी में भी और भारत की कंपनी में। देखिए 35वां प्रश्न क्या है, अप्रत्याशित लाभ पर लगाया गया कर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो विंड फॉल कर कहलाता है, टैक्स कहलाता है, विंड फॉल टैक्स कहलाता है। तो सुन लीजिए, अप्रत्याशित या असाधारण लाभ पर लगाया गया कर टैक्स जो है विंडफॉल कहलाता है, विंडफॉल टैक्स कहिए कहलाता है। यह आर्थिक संकट, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय प्राप्त किए गए लाभ है, ठीक है। सरकारें सामान्यतः ऐसे लाभ पर कर की समान दरों के अलावा पूर्वव्यापी रूप से एक बार कर लेती है। यह मुख्यतः तेल बाजार के लिए चर्चित है। क्या है, तेल बाजार के लिए चर्चित है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे, और ये हमारा एंड हो गया कर का। नेक्स्ट टॉपिक आएगा और जल्द ही खत्म होने के बाद फिर वन लाइनर और बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट चलेगा, तो जल्द हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है।